हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सेकंड है, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर लेते हो तो आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया या फिर अति लघु हो गया, तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हमने लघु उत्तरीय प्रश्न आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे और डेली हर एक सब्जेक्ट का डेली 9 बजे आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं प्लस इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता बताइए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की क्या विशेषता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप से छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। दूसरा, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। तीसरा, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिभाग करते हैं। चौथा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। 6 पॉइंट की पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में क्या क्या आप करवा सकते हो, यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पाठ्य सहगामी का सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें जो भी बालक होते हैं उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है। ठीक है, वो स्वयं करके सीखते हैं तो क्या उनका शारीरिक विकास, उनका जो कुछ भी सीखते हैं वो अस्थायी बना रहता है। तो ये इसकी क्या है, इस क्रियाकलाप के विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरा जो अब आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्यों आवश्यक है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के आयोजन। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें आप क्या क्या आयोजन कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, नाटक हो गया, खेल कूद हो गया, इसके थ्रू आप बहुत ही ऑप्शन है, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन विद्यालय में क्यों आवश्यक है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के आयोजन की आवश्यकता होती है। इनसे बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास होता है। और सबसे ये महत्वपूर्ण ये लाइन है, पाठ्य सहगामी जो होता है वो बौद्धिक विकास के साथ साथ क्या क्या विकास होता है, तो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और संवेगात्मक विकास होता है। पाठ्य सहगामी के अंतर्गत देखिए कौन कौन से क्रियाकलाप आ जाते हैं। खेल कूद, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, प्रोजेक्ट कार्य, शैक्षिक भ्रमण आदि का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। और ये इसके कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी है या आप क्रियाकलाप या गतिविधि कह सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि डाइट मेंटर किसे कहते हैं या डाइट मेंटर का कार्य बताइए। तो डाइट मेंटर या डाइट संकाय के सदस्य होते हैं। इनके लिए बालकों का आवंटन निरीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी बालकों के निरीक्षण के लिए किया जाता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। तो बालक के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का भ्रमण करके उनके शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान किया जाता है और शैक्षिक गुणवत्ता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना। तीसरा, खेल विधि पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। चौथा, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी डाइट मेंटर किसे कहते हैं, डाइट मेंटर का क्या कार्य होता है। तो सिंपल अगर हम कहें तो बालकों का आवंटन एवं निरीक्षण के लिए किया जाता है। और जो इनका वर्क होता है वो यही होता है कि वो ब्लॉक के अंतर्गत वो भ्रमण करे। ठीक है, घूमे, मतलब कि इधर से उधर वो मूल्यांकन करे। ठीक है,
और उनको मार्गदर्शन करें एवं समर्थन प्रदान करें, और जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसमें जो गुणात्मक और सुधार लाए, और खेल विधि पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए ताकि उनको समझ आए, उनको रुचि आए, ताकि वो आसानी के साथ समझ सके। और बालिका शिक्षा के लिए समुदाय को जागरूक किया जाए कि हर एक जो भी आपके घर में बेटी है उनको शिक्षा अवश्य देना चाहिए। इनके लिए एक समुदाय बनाया जाए और उनको प्रेरित किया जाए, और आप सिंपल कह सकते हो कि उनको जागरूक किया जाए। तो ये होता है डाइट मेंटर, ठीक है, और ये इसका वर्क होता है। तो आप सभी को ये बहुत ही आसानी के साथ प्रश्न याद भी हो जाएंगे। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि विद्यालय अभिलेख क्या है। तो प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों एवं वित्तीय संसाधनों का रिकॉर्ड जिस अभिलेख में सुरक्षित रहता है उसे हम विद्यालय अभिलेख कहते हैं। और विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। विद्यालय अभिलेख यानी इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के जो भी मानवीय भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों एवं वित्तीय संसाधनों को जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है उस अभिलेख को सुरक्षित रखते हैं। कहाँ? तो विद्यालय अभिलेख में, और उसे विद्यालय अभिलेख कहते हैं। और विद्यालय अभिलेख में विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है, ठीक है, ऑफिस भी आप कह सकते हो। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि विद्यालय अभिलेख का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। तो विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी विभाग को भेजने के लिए अभिलेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचना कि अगर विद्यालय ऑफिस या अभिलेख रखने का कोई स्थान नहीं होगा तो इसका महत्व, मतलब कि आप सिंपल कह सकते हो कि इसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसको सबसे सावधानी के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बालकों के, लड़कियों के सर्टिफिकेट होते हैं, एडमिशन, सब कुछ उसमें एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता है। तो देखते हैं क्या है कि दूसरा जो कह रहा है कि शैक्षिक प्रगति और किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में विद्यालय अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि समय सारणी क्या है, इसका महत्व बताइए। तो समय सारणी से आशय यानी समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। अब देखिए महत्व समय सारणी का। समय सारणी होने से विद्यालय की सभी कक्षाएं अपने समय से चलती है, और समय सारणी होने से प्रार्थना स्थल की गतिविधि सुचारू रूप से चलती है। समय सारणी होने से विद्यालय में अनुशासन बना रहता है, और समय सारणी होने से संपूर्ण कोर्स समय से पूरा हो जाता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम भी आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या एक हमारा टाइम टेबल होता है, हम एक समय सारणी के अनुसार आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है 9 बजे, अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे, टाइम फिक्स करके नहीं चलेंगे कि हाँ हमको इस टाइम वर्क करना है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क होते हैं जिसको हम मतलब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी अपना एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। लाइफ में सबसे ज़्यादा है टाइम टेबल, और अगर आप टाइम टेबल यानी समय के साथ चलते हो तो आप जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शैक्षिक प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका बताइए। तो शैक्षिक प्रबंधन में ग्राम शिक्षा की भूमिका, जो समिति की भूमिका होती है वो क्या होती है। तो पहला कि नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। दूसरा, विद्यालय है तो भौतिक संसाधन जुटाना। तीसरा, भवन निर्माण एवं मरम्मत कराना। चौथा, वित्तीय संसाधनों को जुटाना और उसका सदुपयोग करना। पांचवा, विकलांगों, बालिकाओं एवं अवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन करना। तो ये होता है शैक्षिक प्रबंधन एवं ग्राम समिति की भूमिका। आठवां जो आपका क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए, यानी जो अभिभावक होता है, शिक्षक संघ होते हैं, उनके क्या उद्देश्य होता है। तो इनका जो उद्देश्य होता है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच दूरी समाप्त करना और नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ठीक है। यानी जो भी बालक के जो भी माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, उनको जागरूक करना, यानी शिक्षा से रिलेटेड जागरूक करना, उनको प्रेरित करना कि आपको हर एक बच्चे को या बच्चियों को स्कूल में नामांकन या एडमिशन करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए 9वां आपका प्रश्न है कि विद्यालय श्रेणीकरण की सूचनाएं कहाँ सुरक्षित रखी जाती है। तो NPRC/BRC जिला परियोजना कार्यालय डाइट पर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि मीना मंच क्या है, इसका उद्देश्य बताइए।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मीना मंच यानी उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद द्वारा प्रदेश के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जनपद के उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। और मीना यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित नाट्य है और इसमें 12 कैसेट में विभाजित शैक्षिक कार्यक्रम की नायिका है जो चुनौतियों का सामना करते हुए विद्यालय जाने में सफल होती है और इसी को लेकर मीना मंच का गठन किया जाता है। यानी हर एक लड़की को शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए यह एक कार्यक्रम बनाया गया जिससे हर एक जो लड़की के जो भी माता पिता है उनसे प्रेरित हो और अपने बेटियों को वो स्कूल में एडमिशन करवाए। इसका जो उद्देश्य होता है वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना होता है और बालिकाओं में नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जितने भी हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम डेली 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।